हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्लास 12 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है, इसमें मैं आपको करवाने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट समरी। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं समरी को। अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? अभिलेख शास्त्र के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। इसमें कहा गया है जो राजाओं द्वारा या शासकों द्वारा लिखवाया गया अभिलेख, ठीक है, उसको जो अध्ययन करते हैं हम लोग, उसको अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिलेख किसे कहते थे, अब हम बताएंगे अभिलेख किसे कहते थे। इसमें स्टार्ट करते हैं। अभिलेख उन्हें कहते थे जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते थे। ठीक है, अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते थे जो उन्हें बनाते थे। अब इसमें बताया गया है कि जैसे कि कोई राजा हो गया, कोई शासक हो गया, वो कोई मंदिर बनवा रहा है, ठीक है, तो उसके क्रियाकलाप लिखवाए जाते हैं। ठीक है, उसकी उपलब्धियां लिखवाई जाती हैं और उनके विचार लिखवाए जाते हैं कि उनके विचार कैसे होते थे। वो अभिलेख जो होते थे किस किस पर लिखे जाते थे, वो पत्थरों पर लिखवाए जाते थे, धातुओं पर लिखवाए जाते थे, और मिट्टी से बना करके कुछ भी चीज़ बना दी जाती थी, उसको सुखा दिया जाता था। ठीक है, उस पर ना क्या कहते हैं, किसी भी नुकीली चीज़ से खुदेड़ के उस पर लिखाया जाता था। ठीक है, उस पर क्या क्या लिखाया जाता था, उस पर राजाओं के विचार लिखवाए जाते थे। ठीक है, उनके क्रियाकलाप लिखवाए जाते थे। ठीक है, और उन पर तारीख भी लिखवाई जाती थी कि उन्होंने कब वो मंदिर बनवाया या कुछ भी इमारत हो गई वो कब उस पर बनवाई गई। ठीक है, उस पर वो चीज़ें लिखी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा गया है परिवर्तनकारी काल किसे माना जाता है? आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसे परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें थी जिनका उदय हो रहा था। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आरंभिक राज्यों का उदय हो रहा था, बहुत से राज्य थे जो उनका उदय हो रहा था, वो आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, नगरों का उदय हो रहा था, लोहों का बढ़ता प्रयोग हो रहा था, यहाँ पे लोहों का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, सिक्कों का विकास हो रहा था, यहाँ पे जो सिक्के बनाए गए थे उनका विकास हो रहा था। ठीक है, उन्हें ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, सिक्कों का विकास हो रहा था एंड बौद्ध और जैन धर्म जो थे, ठीक है, उनकी विचारधाराओं का विकास हो रहा था। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको इसमें बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नेक्स्ट है हमारा जनपद का अर्थ क्या है। ठीक है, जनपद का अर्थ मैं आपको बता दूं कि क्या है। जनपद का अर्थ है, हम जो जन और पद को, ठीक है, दो भाग में डिवाइड करते हैं, जैसे जन प्लस में पद। ठीक है, जन का मतलब होता है लोग और पद का मतलब होता है पैर, अर्थात जहाँ लोग आकर बस जाए या ऐसा क्षेत्र जहाँ लोग निवास करते हो, ठीक है, उसे जनपद कहते हैं। बाकी मैं आपको इसमें आगे बता देती हूँ क्या है। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन, लोग, कुल या जनजाति, जैसा अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, अपना पाँव रखता है या अपने पैर रखते हैं उस स्थान पर, अथवा वहाँ बस जाता है, वहाँ रहने लगता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। ठीक है, आई होप आपको इजीली सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ओलिगार्की समूह शासक किसे कहते हैं। ठीक है, ओलिगार्की समूह शासक उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। मतलब इसमें कहा गया है कि यहाँ पे जो सत्ता होती है केवल एक ही समूह के हाथ में होती है, या फिर स्त्री के हाथ में होगी या फिर पुरुष के हाथ में। ठीक है, तो ओलिगार्किया में क्या है कि यहाँ पे सिर्फ पुरुष के हाथ में सत्ता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? 1838 ई में सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अब प्राकृत भाषा किसे कहते थे मैं अब आपको ये बता देती हूँ। प्राकृत भाषा आम जनता की भाषा होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसमें पूछा गया है 5 मुख्य महाजनपदों के नाम लिखिए। इसमें हमें 5 मुख्य महाजनपदों के नाम बताने हैं। ठीक है, पहला है कुरु, दूसरा है वज्जी, तीसरा है मगध, चौथा है कौशल एंड 5वां है अवंती। ठीक है, ये 5 महान जनपद थे। इनके नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत से चांसेस हैं इनके। आगे बढ़ते हैं। मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? मौर्य समाज का संस्थापक था वो था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। राजाओं का घर किसे कहा जाता था? मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगीर को राजाओं का घर कहा जाता था। वो जो मगध की जो पहली जो राजधानी थी उसी को राजाओं का घर कहा जाता था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य सम्राट कौन था? ठीक है, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य सम्राट अशोक था। अशोक जो था काफ़ी महत्वपूर्ण राजा था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है प्रयाग प्राशस्ती क्या है? प्रयाग प्राशस्ती हरिसेन द्वारा लिखी गई कृति है। ये एक प्रकार का अभिलेख है, ठीक है, जो लिखा गया था हरिसेन द्वारा। ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। इसने जो एक कृति लिखी थी, इस प्राशस्ती में समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का विवरण है। मतलब जो क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त जो था उसने क्या क्या विजय प्राप्त की थी, ठीक है, उसमें लिखी गई, इस कृति में लिखी गई है हरिसेन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इसमें गुप्त वंश की किस शासिका ने भूमि दान की थी? गुप्त वंश की शासिका प्रभावती गुप्त ने भूमि दान की थी। प्रभावती जो थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है, आपको एक बात और बता दूं कि सांस्कृतिक धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को भूमि रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, हमें ये एक जानकारी और मिली है कि ये जो प्रभावती जो थी ये रानी थी। ठीक है, ये भूमि की मालकिन थी, इसलिए इन्होंने भूमि दान की। ठीक है, और क्या कहते हैं, आपको एक और बात बता दूं, धर्मशास्त्रों के अनुसार क्या होता है, जितने भी क्षत्रिय होते हैं वो सारे राजा होते हैं, लेकिन जितने भी राजा होते हैं वो सब क्षत्रिय नहीं होते हैं। ये मेरा आपके बताने का मोटिव ये था कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हर्षचरित का रचयिता कौन था? हर्षचरित का रचयिता बाणभट्ट था। अब आगे बढ़ते हैं। श्रेणी से क्या आश्चर्य है? उत्पादक एवं व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते हैं। व्यापारी का जो संघ हो गया, ग्रुप हो गया, ठीक है, उसको हम श्रेणी कहते हैं। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? अर्थशास्त्र का रचयिता चाणक्य थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। मुद्रा शास्त्र से क्या अभिप्राय है? मुद्रा शास्त्र से अभिप्राय सिक्कों के अध्ययन से है। दूसरे सिक्कों पर मिलने वाले चित्र, लिपि एवं सिक्कों की धातु का अध्ययन सम्मिलित है। इसमें कहा गया है कि जो सिक्के जो मिले हैं हमें, ठीक है, सिक्कों का अध्ययन करना, एंड जो उस पर चित्र बने हैं, लिपि लिखी हुई है, भाषाएं लिखी हुई हैं, ठीक है, और जो सिक्के हैं वो किस धातु की है, ठीक है, उनका अध्ययन करना इन सब में सम्मिलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें जेम्स प्रिंसेप कौन था? उसके कार्यों को संक्षेप में बताएं। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी था। उन्होंने 1830 ई दशक में ब्राह्मी एंड खरोष्ट लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का प्रयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों एवं सिक्कों में किया गया था जो सम्राट अशोक के थे। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता जो थी, उस टाइम के जो सिक्के थे, उस टाइम के जो या फिर कुछ भी अभिलेख जो थे वो पढ़े नहीं गए थे। ठीक है, इतिहासकारों द्वारा पढ़े नहीं गए थे। तो जो एक जेम्स प्रिंसेप जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो थे, इन्होंने उन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। ठीक, और जो सम्राट अशोक हैं उनके लिपियों को भी पढ़ने में इन्होंने सफलता प्राप्त किया है। एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं कि अधिकांश अभिलेख और जो सिक्के थे उन पे प्रियदर्शी लिखा हुआ मिला। ठीक है, प्रियदर्शी का अर्थ होता था मनोहर मुख आकृति वाला व्यक्ति। ठीक है, महाजनपद क्या थे? कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम बताएं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में कुछ बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गए थे, उन्हें महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। महत्वपूर्ण महाजनपदों में मगध, कौशल, वर्जिकुर, अवंती, पांचाल एवं गांधार आदि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ क्यों माना जाता है? ये कुछ मुख्य 3 पॉइंट है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इस काल को प्रारंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग एवं सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो पढ़ाया था उसमें क्या बताया था मैंने कि इसमें राज्यों, नगरों का विकास हो रहा था। ठीक है, लोहों का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, सिक्कों का भी ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा था, सिक्कों का विकास भी हो रहा था। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट, इस काल में बौद्ध एवं जैन धर्म तथा विभिन्न
दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। इसमें क्या था कि बौद्ध और जैन धर्म जो था, इनकी जो विचारधाराओं का काफ़ी विकास हो रहा था, अलग अलग क्षेत्रों तक जा जाके इनकी विचारधाराएं फैल रही थी, बौद्ध एंड जैन धर्म की। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इस काल में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिए आप। जितना ही वैसे मैं आपको करवा रही हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है, समरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के कारण क्या थे? ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो मगध जो था वो महाजनपद सबसे शक्तिशाली कैसे बना। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल जो मगध था वो कैसे सबसे शक्तिशाली बना, इसमें ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते हैं। मगध क्षेत्र में खेती की उपज बहुत अच्छी होती थी। जो मगध जो था, ठीक है, क्षेत्र में बड़ा था और वहाँ की जो खेती की उपज जो थी वो बहुत अच्छी थी। वहाँ पे सिंचाई के लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं थी, वहाँ पे पास में नदियाँ थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मगध क्षेत्र में लोहे की खदानों की आसानी से उपलब्धि थी, अतः लोहे के उपकरण व हथियार बनाना आसान था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया सेकंड पॉइंट में, यहाँ पे जो लोहे की खदानें थी, ठीक है, काफ़ी आसानी से मिल जाती थी यहाँ पे खदानें लोहे की। और जो लोहा एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा धातु है जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो इसके औजार बनाया करते थे, इसके हथियार बनाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मगध के जंगलों में हाथी बड़ी संख्या में उपलब्ध थे। यहाँ पे क्या था, हाथी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में उपलब्ध थे। ये हाथी राजा की सेना में एक महत्वपूर्ण अंग थे। अब आता है 4 पॉइंट में क्या क्या आ गया है कि ये जो गंगा जो नदी थी, यहाँ से जो भी व्यक्ति जो कहीं पे आ रहा है या फिर जा रहा है या कोई भी इन्हें सामान इधर उधर आयात या निर्यात करना है तो काफ़ी आसानी से हो जाता था, खर्चा बिल्कुल नहीं लगता था। तो जिस प्रकार से खर्चा कम नहीं लगता था और इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। ठीक है, ये कुछ कारण थे, ये 4 कुछ कारण थे ऐसे जो कि मगध को सबसे शक्तिशाली बना रहा था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, या फिर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आए हो आपको तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताएं। अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत पहला पॉइंट है बड़ों का आदर करना। अशोक जो था ये बड़ों का आदर करते थे। ठीक है, सन्यासी एवं ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अपने सेवकों एवं दासों के प्रति उदार व्यवहार करना। ठीक है, ये काफ़ी ऐसा पर्सन था जो कि अपने सेवकों और दासों के प्रति काफ़ी अच्छा वो रखता था व्यवहार। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है दूसरे के धर्मों एवं परंपराओं का आदर करना। ठीक है, वो दूसरे के जो धर्मों का और परंपराओं का आदर करता था। ठीक है, ये कुछ प्रमुख 4 पॉइंट थे अशोकों के प्रमुख सिद्धांतों को बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के हैं? ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। ठीक है, अशोक को सबसे महान राजा भी माना जाता था। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। प्रभावती गुप्त कौन थी? अभी हमने इनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, वह क्यों प्रसिद्ध थी? जो प्रभावती जो थी वो क्यों प्रसिद्ध थी? पहले तो ये कि उन्होंने भूमि दान की थी। ठीक है, अभी आपने पिछले उसमें पढ़ा है। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उनका विवाह ढक्कन पठार के वकाटक परिवार में हुआ था। प्रभावती ने भूमि दान दिया था जो किसी महिला द्वारा दान का विरल उदाहरण है। ठीक है, राजा भूमि दान क्यों करते थे? इस बारे में इतिहासकारों के क्या मत हैं? राजा जो होते थे वो भूमिदान क्यों करते थे? ठीक है, इसी के ऊपर जो इतिहासकार जो है उन्होंने कुछ मत दिए हैं। पहला है, कुछ इतिहासकारों का मत है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, मतलब एक चाल थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट। कुछ इतिहासकारों का मत है कि जब किसी शासक का अपने सामंतों पर नियंत्रण ढीला पड़ जाता है तो वह भूमिदान मध्य से अपने समर्थक जुटाते हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि क्या कहते हैं, कुछ राजाओं का ऐसा भी मानना था कि क्या कहता है अगर वो भूमि देंगे अपने प्रजा को तो उनका जो नियंत्रण जो ढीला हो गया है वो फिर से मतलब अच्छे से जुड़ जाए। ठीक है, कुछ का ये भी मत है इतिहासकारों का। नेक्स्ट है, ऐसा भी माना जाता है कुछ राजा भूमि दान कर स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। ठीक है,
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे जितने भी मैं आपको करा रही हूँ। मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से ऊपर से लेके नीचे तक दिखा दूँगी, नोट्स अपने समरी फिर से दिखा दूँगी, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक है हमारा, मौर्य साम्राज्य केवल 150 वर्ष तक ही चल सका, ऐसा क्यों। आगे इसके, अत्यंत गौरवशाली मौर्य साम्राज्य केवल 150 वर्ष तक ही चल सका, इसके पतन के प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है, अशोक की मृत्यु के बाद राज्य की बागडोर बृहद्रथ, दशरथ और संपत्ति जैसे निर्बल शासकों के हाथ में आ गई। बृहद्रथ की हत्या मौर्य साम्राज्य के ही सेना नामक पुष्पामित्र शुंग ने की थी। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि अशोक की मृत्यु के बाद, ठीक है, राज्य की जो बागडोर थी वो ऐसे निर्बल शासकों के हाथ में चली गई जिससे कि उनका जो मौर्य साम्राज्य जो था वो खत्म हो गया। ठीक है, सेकंड है, अब इसमें कहा गया बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण अशोक को ब्राह्मण समाज का वो भजन बनना पड़ा, वह मौर्य वंश के विरुद्ध हो गए, उन्होंने ही मौर्य साम्राज्य का अंत किया। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ आई। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। कलिंग विजय के पश्चात शताब के भाव से भर उठे और उन्होंने अहिंसा की नीति धारण कर ली। नेक्स्ट है, साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत नियंत्रण कमजोर होने के कारण अनेक राज्य रजवाड़ों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता घोषित कर दी। इस प्रकार धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। इसमें क्या कहा गया, मौर्य साम्राज्य की जो अंदर की सीमाएं थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी और वहाँ के जो राजा थे जितने भी रजवाड़े थे वो अपने आप को स्वतंत्रता घोषित करने लगे कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। ठीक है, जिस कारण धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य एकदम खत्म होता गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें राजगीर जो था ये एक शहर था, इसकी किलेबंदी क्यों करवाई गई इसमें बताया गया है। इसको स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ में राजगीर मगध महाजनपद की राजधानी था। राजगीर जो था मगध की राजधानी थी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था मगध के बारे में। ठीक है, आपको मगध के बारे में तो पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें राजगीर में राजा अनेक मंत्रियों एवं प्रमुख अधिकारियों के निकास स्थान बने हुए थे। यहाँ अनेक सैनिक टुकड़ियाँ भी रहती थी। इस प्रकार राजगीर राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था, जिसकी सुरक्षा करना अति आवश्यक था। अतः राजगीर शहर की शत्रुओं से रक्षा करने के लिए इसके चारों ओर दीवारों का निर्माण किया गया था। इसमें कहा गया है कि ये जो राजगीर जो था ये मगध की राजधानी थी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मंत्री एवं प्रमुख अधिकारियों के निवास का स्थान था। ठीक है, यहाँ पे सैनिक टुकड़ियाँ भी रहती थी। यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर था। ठीक है, तो इसीलिए इसकी किलेबंदी करना काफ़ी ज़रूरी थी क्योंकि इसको सुरक्षा प्रदान की जाए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बस इतना ही था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमारे। राजाओं ने दिव्य स्थिति का दावा क्यों किया, इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी ईस्वी में अनेक विदेशी आक्रमणकारी जातियां भारत आई। उन्होंने स्वयं को भारतीय तथा ब्राह्मणवादी चतुर्वर्णीय व्यवस्था में सम्मिलित होने के लिए स्वयं को देवीय रूप में दिखाया। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। मौर्य साम्राज्य के किन्हीं 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र के नाम लिखिए। ठीक है, तो पहला केंद्र है पाटलिपुत्र, दूसरा केंद्र है उज्जैनी, तीसरा केंद्र तक्षशिला, चौथा केंद्र है आपका स्वर्णगिरी एंड पांचवा है आपका तोसली। ठीक है, सिंह शीर्ष को आज महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। मौर्य सम्राट ने सारनाथ में एक पाषाण स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस स्तंभ का शीर्षक भाग पर 4 शेरों की मूर्तियां बनी हुई हैं जो देखने में अत्यंत अजीब व आकर्षक दिखाई देती है। इस स्तंभ के निचले भाग 4 धर्मचक्र, 4 पशुओं, शेर, घोड़ा, हाथी व बैल के चित्र अंकित हैं। सारनाथ के इस पाषाण स्तंभ के लिए शीर्षक को भारत सरकार ने राज चिन्ह के रूप में अपनाया है। यह हमारी सूरवीर, शांतिप्रियता एवं एकता का प्रतीक है। इसी कारण सिंह शीर्ष को आज महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए सिंह शीर्ष को आज काफ़ी महत्वता दी जाती है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी।
और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं लेके आऊँगी आपके लिए हिस्ट्री का 3rd चैप्टर। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।